हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब प्रोग्राम की संरचना कि किस प्रकार से हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप मेरे सारे पिछले वीडियोस देखें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं आगे जो भी पढ़ाऊंगा हो सकता है कि वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे सारे पहले के पिछले वीडियोस देखें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट, ये हमारे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। मतलब जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो उसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये हमारा एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसके अनुसार हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं। पहला जो हमारा भाग होता है ये होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। मतलब कि आपने कोई भी अगर प्रोग्राम बनाया है तो उस प्रोग्राम से संबंधित सारी जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर लिखोगे। यह सेक्शन गैर जरूरी होता है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ प्रोग्राम की जानकारी के लिए होता है। इस सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में या प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। जैसे यह प्रोग्राम क्यों और किस लिए बनाया गया, किसने बनाया, किस तारीख को बनाया, यह प्रोग्राम क्या करेगा। इस तरह प्रोग्राम से जुड़ी बातों को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यह भाग गैर जरूरी होता है, अगर आप इसको नहीं भी बनाते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में आता है हमारा प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज जो होती है हमारी, ये फंक्शन आधारित भाषा होती है। इसलिए सी की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन पहले से बनाए हुए रहते हैं। उन फंक्शंस को हम किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। अभी हेडर फाइल्स वगैरह क्या होती हैं इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इस सेक्शन के अंदर हम हेडर फाइल्स को लिखते हैं। इस सेक्शन में हम उन सभी हेडर फाइल को लिखते हैं जिनके अंदर यूज होने वाले फंक्शंस का उपयोग हमें आगे प्रोग्राम में करना होता है। मतलब कि जिन लाइब्रेरी फंक्शंस का उपयोग हमको अपने प्रोग्राम में करना होता है उनसे संबंधित हेडर फाइल्स को हम इस सेक्शन के अंदर लिखते हैं, इस भाग के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी एक हेडर फाइल है। अब स्टूडेंट, ये क्या होती है इसको मैं आपको आगे जैसे प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें बताता चलूंगा। इसकी वजह से हम printf और scanf जैसे फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगली हेडर फाइल है एक और हैज इंक्लूड conio.h, इसकी वजह से हम clr, scr और getclear जैसे फंक्शन का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी कुछ हेडर फाइल्स होती हैं। जब भी हमें कोई सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना होता है तो सी की लाइब्रेरी में से कुछ जरूरी फंक्शन हमको उपयोग करने होते हैं। उन जरूरी फंक्शंस को हम हेडर फाइल्स के अंदर लिखकर करते हैं। उन हेडर फाइल्स का उपयोग हम इस सेक्शन के अंदर करते हैं। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, तब आपको मैं इस सेक्शन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। सेकंड सेक्शन हमारा होता है प्रीप्रोसेसर सेक्शन। इसके बाद में स्टूडेंट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन या फिर डेफिनेशन सेक्शन। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बात कल बताई थी, कल की वीडियो में बताई थी। जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करना होता है तो हम उसके लिए डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अगर उस डेटा टाइप को हमें पूरे प्रोग्राम में उपयोग करना है तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहां पर ग्लोबल वेरिएबल तथा फंक्शन को घोषित किया जाता है। चाहे आप ग्लोबल वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा मेमोरी एरिया जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्टोर डेटा को हम बाद में अपनी जरूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में इसको बोलते हैं चर। यह वह क्षेत्र होता है जहां पर ग्लोबल वेरिएबल तथा फंक्शन को घोषित किया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन के द्वारा अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये वो होते हैं फंक्शन। अगर हम फंक्शन को बनाते हैं तो फंक्शन को घोषित हम इस सेक्शन के अंदर करते हैं, जिन्हें हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। ये ग्लोबल सेक्शन है। ग्लोबल सेक्शन मतलब
कि यहाँ पर हम जो भी घोषित करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, उसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका मेन फंक्शन। स्टूडेंट, यह सबसे जरूरी फंक्शन होता है। यह हर प्रोग्राम के अंदर कंपलसरी अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अगर ये नहीं होगा तो अगर हमारे कंपाइलर को मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होगा। इसके अंदर हम लोकल डिक्लेरेशन, मतलब कि यहाँ पर हमने किया ग्लोबल डिक्लेरेशन, यहाँ पर हम करते हैं लोकल डिक्लेरेशन। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी घोषणा करते हैं, किसी भी वेरिएबल की या किसी भी फंक्शन की, तो उसको हम बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। और उसके बाद में हम इसके अंदर लिखते हैं स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, मतलब कोई कथन लिखते हैं। जैसे कि हमको 2 नंबर को जोड़ना है, हमने लिखा जैसे 2 नंबर मैंने किसी वेरिएबल में ले लिए, एक ए वेरिएबल एक बी वेरिएबल है, तो इस तरीके से हमको कथन लिखना है, कोई ए प्लस बी या फिर ए गुणा बी। तो इस तरीके के जो कथन होते हैं वो हम लिखते हैं इस मेन फंक्शन के अंदर। हर सी प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही मेन फंक्शन से होता है। अगर हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही होता है। मतलब सी प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से ही वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अगर हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होता है, क्योंकि उसको मेन फंक्शन नहीं मिला तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ही नहीं। इसका कारण है कि सी का कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और फिर वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो हमें हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना ही पड़ता है, मतलब कि मेन फंक्शन हम लिखेंगे तभी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो जो लास्ट होता है वो होता है सब प्रोग्राम सेक्शन। स्टूडेंट, सब प्रोग्राम सेक्शन मतलब कि जहां ऊपर हमने यहाँ पे फंक्शन को घोषित किया था, उन फंक्शंस को परिभाषित करना हो तो हम यहाँ पे हम सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रोग्राम के इस भाग में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब कि फंक्शन जो हम बनाते हैं। ठीक है, यूजर कौन होता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो अपनी ओर से फंक्शन बनाता है, उस भाग को हम यहाँ पे परिभाषित करते हैं। लेकिन घोषित कहाँ करते हैं, घोषित करते हैं हम इस भाग के अंदर, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, जिसे हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना मतलब घोषित करना। ठीक है, जो भी हमने इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर घोषित किया था उस प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, परिभाषित। सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही होता है, मतलब मेन फंक्शन क्या होगा, वो तो एक ही बनेगा, लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर के द्वारा बनाए गए फंक्शन है, वो कितने भी हो सकते हैं, जितनी आपकी जरूरत है उसके अनुसार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट, जब भी हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे तब हम इन सारे भागों का उपयोग नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे आसान प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम सी प्रोग्राम को, सी लैंग्वेज को अच्छे से सीखेंगे। तभी मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम बनाऊंगा, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा कि इस सेक्शन का किस प्रकार से उपयोग मिले जाते हैं। स्टूडेंट, ये एक हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का भाग नहीं लिखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का भाग जैसा कि मैंने आपको बताया गैर जरूरी होता है। उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम की जानकारी होती है कि प्रोग्राम को किसने बनाया, उसकी डेट वगैरह, उससे वो कंपाइलर कभी भी उस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वाले भाग को कभी भी कंपाइल नहीं करता है, इसलिए मैंने उस भाग को नहीं बनाया। अगला है हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन। तो ये हमने यहाँ पे, जैसा कि आपको मैंने बताया, प्री प्रोसेसर सेक्शन के अंदर हम हेडर फाइल्स को बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं हैज इंक्लूड stdi.h, हैज इंक्लूड conio.h, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, सी एक फंक्शन आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और इसमें अनेकों फंक्शंस हैं। इन फंक्शन के कलेक्शन को सी की लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, सी की लाइब्रेरी में क्या होते हैं, इन सभी फंक्शंस के कलेक्शन, फंक्शन का समूह होता है, खूब सारे फंक्शन बने हुए रहते हैं। सी की लाइब्रेरी अनेकों फाइल्स में संयोजित है, जिन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, ये सब सी की लाइब्रेरी के अंदर हेडर फाइल्स के अंदर संयोजित रहते हैं। प्रत्येक हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने stdio.h, conio.h, इसके अलावा जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं उन सबका एक्सटेंशन क्या होता है, .h। इन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज इंक्लूड का उपयोग करते हैं। क्या किसका करते हैं, हैज इंक्लूड, जो हैज आगे जो हैज इंक्लूड लगाया मैंने, इसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ठीक है, जब भी हम किसी हेडर फाइल का उपयोग करते हैं, हेडर फाइल को
उपयोग करने के लिए, हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में जोड़ने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपाइल होने से पहले ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले हमारी सबसे पहले हमारी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ये फाइलें क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। बाकी जो हमारे प्रोग्राम है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से। अब ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन के आगे क्या लगे होंगे, ऐसे दो कोष्टक लगे हुए हैं, दो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, इससे आप समझ जाना कि वो क्या है, फंक्शन। अब ये मेन है, इसके आगे दो कोष्टक लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन। आगे जो वर्ड है ये होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब कि हमारा फंक्शन सारा काम करने के बाद में रिटर्न क्या करेगा। वर्ड मतलब होता है खाली। अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम लगाते हैं वॉइड। ये इसके बारे में हम आगे डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करना। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लगातार इसको पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, तो एक दिन आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए हो सकता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी सारी कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा होता है मेन फंक्शन। उसके बाद में हम ये होता है CLR SCR। ये जो जैसा कि मैंने बताया कि सी भाषा में कैसी है, सी भाषा की लाइब्रेरी के अंदर खूब सारे फंक्शन है। तो स्टूडेंट, CLR SCR जो मेरी conio.h हेडर फाइल है, इसके अंदर ही ये CLR SCR नाम का फंक्शन होता है। स्टूडेंट, इसका काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना। जैसे कि स्क्रीन पर हमारी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको अगर सब साफ करना है, उसको सब मिटाना है, मतलब सब पूरी स्क्रीन को साफ करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं CLR SCR नाम के फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा प्रिंटफ फंक्शन है। इसकी जो परिभाषा होती है ये होती है stdio.h फाइल के अंदर। स्टूडेंट, stdio.h फाइल मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ठीक है, और जो कॉन्यो है, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। अब ये क्या होती है इसको डिटेल में हम आगे और पढ़ते रहेंगे। तो प्रिंटफ जो होता है इसका काम होता है स्क्रीन के ऊपर किसी भी मैसेज को प्रदर्शित करना। तो इसकी डेफिनेशन किसमें होती है, इस stdio.h नाम की फाइल के अंदर। अब इसके अंदर लिखा मैंने वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने क्या लिखा, एक मैसेज। प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स, एक कोट्स ये हो गया, एक कोट्स ये हो गया, मतलब डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक मैसेज होता है। तो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रदर्शित होगा जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन। स्टूडेंट, जब भी हम सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी कथन लिखते हैं, तो उसको बाद में सेमीकोलन से खत्म करते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट आप लिखोगे कि सारी सेमीकोलन में पीछे मैंने लगाया है, लेकिन मेन फंक्शन के आगे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन ही इन सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। इसके मेन फंक्शन के अंदर ही ये सारे फंक्शन चलेंगे, इसलिए मैंने इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया। जिस फंक्शन का उपयोग खत्म हो जाता है उसके आगे हम सेमीकोलन लगाते हैं। लास्ट में है गेट ch। स्टूडेंट में हमें अपने आउटपुट को देखने के लिए हम गेट ch लगाते हैं। ये क्या करता है, ये एक कैरेक्टर यूजर से लेता है। अब स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को आप अभी डिटेल में मत समझो, क्योंकि जब मैं आपको प्रोग्राम बना के बताऊंगा तब मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक जैसे कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताया है, तो स्ट्रक्चर के रूप में मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया है। और स्टूडेंट, ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, ये जब हमको कभी भी कोई ब्लॉक बनाना होता है, मतलब एक साथ एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं, तब हम कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं। इनको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक और उसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस, हिंदी बोलते हैं मंजिला कोष्ठक। ठीक है, किसी भी जब हम फंक्शन को बनाते हैं फंक्शन के साथ में हम कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सी प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मेन प्रोग्राम है, प्री प्रोसेसर सेक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हमने कोई यूजर के द्वारा बनाया हुआ फंक्शन तो इसके अंदर कोई है नहीं। तो इसके अंदर हमने क्या बनाया है, तो देखो एक बार, एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, एक मेन फंक्शन, बस। ठीक है, बाकी जो ग्लोबल डिक्लेरेशन हमने कुछ किया नहीं और सब प्रोग्राम हमने बनाए नहीं, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर सेक्शन और मेन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया प्री प्रोसेसर सेक्शन और ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। तो ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट किस प्रकार से होगा, उसके प्रोसेस को समझते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये होती है हमारी एक सोर्स कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल मतलब कि वो फाइल जिसको ह्यूमन समझता है। किसी भी प्रोग्राम में कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश जो मनुष्य की समझ आने वाली भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने प्रोग्राम बनाया, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनाया, जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो किसी भी प्रोग्राम में कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश जो मनुष्य की समझ आने वाली भाषा में लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड फाइल। जैसे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया अभी दिखाया मैंने आपको, वो कैसी फाइल थी, हमारी सोर्स कोड फाइल। अब वो सोर्स कोड फाइल इसमें बदलती है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यहाँ क्या होता है? कंपाइलर, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। उसके बाद हमारी बनती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये क्या होती है? यह मशीन कोड होता है जो मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस होता है। मतलब रैम क्या होती है? हमारी मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर में क्या होती है? रैम और रोम। रोम होती है सेकेंडरी मेमोरी और रैम होती है हमारी मेन मेमोरी। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ऑब्जेक्ट फाइल से किसमें बदलते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। तो ये क्या होता है? ये मशीन कोड होता है जिसको मशीन समझती है, मतलब 0 और 1 की भाषा में होता है, जो मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस होता है। और मेन मेमोरी प्रोसेस होने के बाद में हमको आउटपुट मिलता है, और आउटपुट हमको बाद में स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित होता है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कौन बदलता है? हमारा कंपाइलर। ये मैंने आपको कल भी बताया था। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल काम कौन करेगा? कंपाइलर। और कंपाइलर जब इसको ऑब्जेक्ट फाइल में बदल देता है, ऑब्जेक्ट फाइल भी क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है। अब ये इस फाइल को एग्जीक्यूटिव फाइल में बदलता है। इसके बीच में स्टूडेंट होता है एक लिंकर। लिंकर क्या करता है? ये जो लिंकर है ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल के बीच में, लिंकर क्या करता है? जो भी हमारी सी की लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी फाइल को अगर हमको ऐड करना है तो वो क्या होगी? वो किसका काम है? लिंकर का। ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल ने क्या किया कि हमारे जैसे कि आपको मैंने बताया प्रोग्राम की कंपाइलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम कंपाइलिंग स्टार्ट हुई और उसने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद में हेडर फाइल्स थी। अब हेडर फाइल्स को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये कौन करता है? लिंकर। लिंकर इस जगह पर हमारे हेडर फाइल्स को ऐड करेगा, और हेडर फाइल्स इस पूरे कोड के साथ मिलने के बाद में इसमें बदलती है एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम पूरा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट इस प्रकार से हम पूरे प्रोग्राम के सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट आगे अब हम सी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत और जो व्याकरण होती है, किस प्रकार प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक मैं आपको सी लैंग्वेज का एडिटर जहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।